हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 जो आपका इतिहास है, इसका अध्याय 2 यानी कि आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पूरा अध्याय सिर्फ एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है कि जो भारत में राष्ट्रवाद का परिचय, आखिर भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे, उसका हम लोग परिचय समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले आप समझो पहला पॉइंट कि भारतीय इतिहास का रूप बहुत बड़ा है। जैसे अगर भारतीय इतिहास का रूप बहुत बड़ा है, जैसे आप भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा और इसका इतिहास जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, भारत जो भारतीय इतिहास है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पॉइंट आप लोग समझो कि अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेजों का शासन था भारत पर, ठीक है, तो अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। मतलब यहां कहने का मतलब क्या है, जब अंग्रेजों ने शासन किया था उससे पहले भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहां बहुत सारे सोने थे और अपना देश जो है ना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके पास शक्ति था, शक्तिशाली था और विकसित देश था। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत में शासन किया तो जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो अंग्रेजों ने भारत के सारे जो चीज और जो पैसे थे उसको सबको लूट ले गए। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि भारत शक्तिशाली और विकसित नहीं रह गया। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन से पहले भारत क्या था, एक शक्तिशाली और विकसित देश था। ठीक है, अगला पॉइंट समझो, यह वह समय था, यह जो था वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, जब भारत पर गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। ये वो समय था जब भारत पर किसका शासन था, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। ये आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोग देखो यहां कि इसके कारण जो 1850, ठीक है, इसके कारण 1850 पॉलिसी युद्ध, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है पॉलिसी युद्ध। तो पॉलिसी युद्ध हुआ। अब इसके कारण क्या हुआ, जो पॉलिसी युद्ध है वो हुआ। ठीक है, और अंग्रेजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे जगहों पर कब्जा कर लिए थे भारत में अंग्रेजों ने। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने कहां कब्जा कर लिया, बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये आपका परिचय है, भारत में राष्ट्रवाद का परिचय है। ठीक है, पूरा समझना ध्यान से। ओके, अब अगला पॉइंट समझो यहां कि जिसे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया, जिससे जो है ना, जिससे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। यहां आप जिससे कर दो, ठीक है, जिससे क्या हो गया, ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। अब यहां अंग्रेजों का शासन हो गया, ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया, परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यह आपको समझना है। भारत में राष्ट्रवाद का परिचय, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। ठीक है, आप लोग नोट बना लो। ओके, तो यहां से आप भारत में राष्ट्रवाद का परिचय आपको इतना समझ में आ गया होगा पूरा। ओके, तो ये पॉइंट आपका है भारत में राष्ट्रवाद का परिचय। पूरा परिचय मैंने आपको समझा दिया, आखिर भारत में राष्ट्रवाद का परिचय क्या है। अब हम लोग एक छोटा सा चीज समझने वाले हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट क्या था ये समझ लो। सबसे पहले रॉलेट एक्ट जो था ना 1919 ईस्वी में, कब की बात है, 1919 ईस्वी की। तो रॉलेट एक्ट जो है एक कानून था। क्या था, सिंपल रूप से कानून था। लेकिन कैसा कानून था कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, मतलब ये एक कानून था जो कि कोई नाम नहीं है, कानून है, मतलब एक लागू किया गया था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब कोई भी मुकदमा भारतीयों पर नहीं चलाया जाता था और चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब भारतीय लोगों पर बिना मुकदमे को चलाए बिना, मतलब मुकदमा भी नहीं चलाया जाता था और अगर शंका हो जाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। तो यह शासन बहुत ही खतरनाक था भारतीय लोगों के लिए, तो इसका विरोध किया गया, जुलूस निकाले गए चौराहों पर। ठीक है, तो इसको मतलब बंद करवाने के लिए काफी ज्यादा प्रयत्न किया गया। तो रॉलेट एक्ट कानून आपको समझ में आया, ये भारतीयों के लिए काफी ज्यादा बेकार कानून था। ओके, तो ये है आपका रॉलेट एक्ट का कानून। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब अगला पॉइंट आप लोग समझो यहां प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध देखो,
आप लोग सारा पॉइंट समझना। प्रथम विश्व युद्ध का मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझाने वाला हूं, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का पहला पॉइंट समझो, ठीक है। लिखा हुआ है जो प्रथम विश्व युद्ध है की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 ईस्वी में हुई, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है। अब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो इससे क्या क्या हुआ, देखो दूसरा पॉइंट समझो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का शासन था। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत में अंग्रेजों का शासन था। अब अंग्रेजों का शासन था तब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ओके। अब आप लोग समझो भारत कर्जदार हो गया था। मतलब अगला पॉइंट, भारत कर्जदार हो गया था। देखो भारत इसलिए कर्जदार हो गया क्योंकि इस पर अपना देश पर अपना खुद का शासन नहीं था, तो भारत कर्जदार हो गया, ओके। अब यहां अगला पॉइंट समझो कि सीमा शुल्क बढ़ाया गया। मतलब जो सीमा शुल्क होता है उसको बढ़ा दिया गया। अब सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर प्रारंभ किया गया, आयकर, ठीक है, आयकर प्रारंभ कर दिया गया। तो अब यहां आयकर भी प्रारंभ कर दिया गया और आप लोगों का जो सीमा शुल्क है उसको भी बढ़ा दिया गया, ओके। ये सब आपके प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है। अगला पॉइंट है जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब इन सारी चीजों को जब हुआ ना तो भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि भारतीय लोगों को समस्या देने के लिए ही ये सारी चीजें की जा रही थी, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों से क्या हुआ कि भारतीय लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब रॉयलेट एक्ट भी भारतीय लोगों के लिए एक समस्या ही था, ठीक है। शुल्क बढ़ाया गया, ये भी एक समस्या ही था। मतलब बहुत सारी समस्याओं से भारतीय लोगों को जूझना पड़ा, ओके। अगला देखो यहां, अब यहां देखो महंगाई भी बढ़ती जा रही थी इसी में। देखो 1913 से 1918, 1913 से 1918, ठीक है, तक क्या हुआ कि बीच वस्तु की कीमत दोगुनी हो गई। अब भाई इसी में क्या हुआ ना कि 1913 से लेकर 1918 के बीच में वस्तु की कीमत दोगुनी हो गई। जो चीजें 10 रुपीज की थी वो बढ़कर 20 रुपीज हो गई, ठीक है। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया। तो यहां क्या हुआ कि वस्तुओं की कीमत भी बढ़ गई। अब यहां वस्तुओं की कीमत बढ़ गई तो और सारी समस्याएं बढ़ती चली गई, ठीक है। समस्या और भी ज्यादा बढ़ गया, यहां से एक और समस्या उत्पन्न हो गया, वस्तु की कीमत बढ़ना, ओके। अगला देखो यहां अगला पॉइंट कि 1918 से, ठीक है, 1918 से 1919 और 1920 से 1921, ठीक है, में देश के बहुत सारे हिस्से की फसलें खराब हो गई। इससे में क्या हुआ कि इन बीच में देश की बहुत सारे हिस्से की फसलें खराब हो गई। अब जब फसलें खराब हो गई तो बहुत सारे किसान थे जो उसी फसल पर निर्भर थे। तो अब जब फसलें खराब हो गई तो ये किसान बेचारे क्या करेंगे? मजदूर क्या करेंगे, ठीक है। अब उन्हीं फसल से जिनको काम मिलता था, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि बहुत सारे हिस्से की फसलें खराब हो गई जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। अब इससे क्या हुआ कि खाद्य पदार्थ, जो खाने वाली पदार्थ थी, उनका भारी अभाव पैदा हो गया। मतलब अभाव था, मतलब हमारे पास वो नहीं थी। अब हमारा फसल भी खराब हो गया तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। तो ये हैं आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारे आपके प्रभाव पड़े थे प्रथम विश्व युद्ध के, ओके। तो ये आपका अभाव पैदा हो गया जिससे फसल खराब हो गई तो अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और कीमत देखो, यहां कीमत भी दोगुनी चल रही थी, मतलब कीमत भी दोगुनी हो गई थी। अब यहां देखो अगला, अब इसी में क्या आया, इसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। अब इसी समय एक महामारी फैल गई जिससे आपका फ्लू की महामारी फैल गई। जैसे कोरोना है उसी तरह से फ्लू की महामारी फैल गई। अब ये फ्लू नामक एक महामारी फैल गई। अब इससे क्या हुआ कि इससे आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा नुकसान हुआ। 1921 की जनगणना के मुताबिक, 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष, जिनको मतलब भूख, ठीक है, और महामारी दोनों को मिलाकर, भूख जैसे जब भाई फसल खराब हो गए तो भूख के कारण भी बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो भूख और महामारी यानी कि फ्लू नामक महामारी से क्या हुआ, 120 से 130 लाख लोग मारे गए। मतलब भूख और किसके कारण, इस महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए इसी के कारण। तो सोच सकते हो कितना खतरनाक था ये दिन, ठीक है, जो भारतीय लोगों को देखना पड़ा। अगला देखो यहां आप देखो कि लोगों की उम्मीद थी कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लोगों की उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। जैसा इस समय आप बिल्कुल स्वतंत्र जी रहे हो अपना जीवन, ऐसा पहले नहीं था। पहले भाई शासन था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के अकॉर्डिंग भारतीय लोग चलते थे क्योंकि उनका शासन था, ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते थे। तो ये आपका हो गया, लोगों को यही उम्मीद थी कि ये युद्ध जो है जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ये आपका प्रथम विश्व युद्ध के बारे में है। आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग समझते हैं यहां अगला टॉपिक जो हमारा है सत्याग्रह का मतलब एक सत्याग्रह आंदोलन था, उसका हम लोग मतलब समझने वाले हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सत्याग्रह का मतलब क्या है ये आप लोग समझो। ठीक है, सत्याग्रह यानी कि सत्य के तरफ आपको आग्रह करना, सत्य की तरफ हमें जाना है, सच्चाई की तरफ जाना है। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति मतलब जो सत्य बातें हैं, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज की पर जोर दिया जाता है। मतलब सत्याग्रह का मतलब है सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। ठीक है, यह है सत्याग्रह का मतलब। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, आप अंदर से सच्चे हो, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है। ठीक है, अब देखो, अगर आपका जो उद्देश्य है वो सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो, जो न्याय ना करता हो उसके खिलाफ हो आपका, ठीक है, संघर्ष, तो क्या होगा, तो सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो सकता है। मतलब अगर आप सत्य हो, आप गलत नहीं हो और आप गलत लोगों के मतलब पीछे संघर्ष करते हो, मतलब जो अन्याय लोग ही हैं, ठीक है, उनको आप भगाना चाहते हो, उनके खिलाफ संघर्ष करते हो, तो हमेशा सत्य की ही जीत होगी। और सत्यकारी जो सत्याग्रही हैं केवल अहिंसा के सहारे, केवल अपनी अहिंसा के सहारे, अपने संघर्ष के सहारे वो क्या सफल हो सकता है, उनको भगा सकता है, अन्याय को दूर कर सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, दमनकारी शत्रु की चेतना को झिकझोरना होगा। इसके लिए जो दमनकारी आपका शत्रु हैं, जो आपके शत्रु हैं जिन्हें आप भगाना चाहते हो, उनके चेतना को झिकझोरना होगा। यह है सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का यही आपका मतलब है। ठीक है, यह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे पूरा समझ कर जाना बोर्ड एग्जाम में। ओके, और ये आपका फुल चैप्टर समाप्त हो जाएगा अभी। अब आप लोग यहां समझो असहयोग आंदोलन के बारे में। अब असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में। ओके, तो ये आप लोग ध्यान से समझना थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, असहयोग आंदोलन है, गांधी जी ने अपनी जो आपका प्रसिद्ध, ठीक है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है, हिंद स्वराज्य 1909, यानी कि उनकी एक गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिनका नाम था हिंद स्वराज्य। ठीक है, 1909 में महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था उस पुस्तक में, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश का शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। देखो, गांधी जी का कहना है कि अगर भारत में ब्रिटिश का शासन है तो वो भारतीय लोगों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। ठीक है, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। मतलब अगर इतना दिन ये चला तो ये भारतीय लोगों की सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। कुछ ऐसे लोग थे जो उनसे भी जुड़े हुए थे। ठीक है, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो क्या होगा, साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी। मतलब साल भर के भीतर जो है ब्रिटिश शासन ठह जाएगी और स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी। मतलब हमारा देश जो है स्वतंत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, किसी का गुलाम नहीं रहेगा। यह है असहयोग आंदोलन के बारे में, आपको ये याद रखना है असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, ये आपका पॉइंट है असहयोग आंदोलन का। ठीक है, तो यहां से आपको ये भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन। देखो, खिलाफत आंदोलन को समझना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जितना मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं इन सारे को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद में जितने भी टॉपिक्स हैं सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो, आपका खिलाफत आंदोलन में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, ब्रिटेन द्वारा तुर्की, ठीक है, तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादा, क्या है, तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादे या फिर वादा खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे। मतलब जो भारतीय मुसलमान है वो विश्वासघात के रूप में देखते थे। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले
जो ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान पर किए जाने वाले वादा और खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। जो तुर्की का सुल्तान था वो क्या था? इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमान ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया? खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो ये है आपका खिलाफत आंदोलन, जो कि बहुत ही आसान है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा खिलाफत आंदोलन के बारे में। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा खिलाफत आंदोलन। अब हमारा एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अब हम लोग समझने वाले हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे हुआ क्या कि ये जो रॉलेट एक्ट है, इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट कानून जो है, इसी के विरोध में क्या हुआ कि आप लोग समझो, एक मतलब क्या था, आप लोग यहां ध्यान से समझना, जैसा मैं बताने वाला हूं कि विरोध में पंजाब जो आपका राज्य है, पंजाब के अमृतसर जिला, एक जिला है अमृतसर, ठीक है, पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी, मतलब क्रोशित थी, अत्यंत क्रोधित थी। किसके ऊपर? अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो अत्यंत आक्रोशित थी। सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया, ये नाम याद रखना, ठीक है, जनरल डायर, मतलब जो सैनिक का शासन है, मतलब सैनिक शासन नियंत्रण, सैनिक को नियंत्रण करना और उनको मतलब लड़ाने का शासन जो है जनरल डायर को दिया गया था। अब जनरल डायर को ये चीज दिया गया था, ये याद रखना, ठीक है, जनरल डायर जी को। तो 12 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा का प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब सभा इकट्ठा ना हो, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि सभा नहीं इकट्ठा होनी चाहिए। कब? 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन ये प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन जो गांव के लोग थे, गांव के किसान थे, गांव की जनता थे, उनको नहीं बताया गया। अगर उनको नहीं पता था तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, तो उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए। तो हुआ क्या, लगा दिया गया जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता था, मतलब जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं दी गई थी। अब हुआ क्या, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। 13 अप्रैल 1919 को क्या था? बैसाखी का त्योहार था। और इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। मतलब इसमें हुआ क्या कि इसमें जो मतलब इस नीति, सरकार की नीति का विरोध करने के लिए, ठीक है, जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। और सभा पर क्या लगाया था? सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जनता को नहीं पता था। अब ये प्रतिबंध भले लगा दे, लेकिन जनता को नहीं पता होगा तो वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये मतलब जनता को नहीं बताया गया और प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जनता ने एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। अब हुआ क्या, तभी जनरल डायर देखो काफी ज्यादा क्रोधित आदमी था और दया उसके अंदर नहीं थी, ठीक है। तभी जनरल डायर 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को, मतलब 200 देसी जो अपने देश के थे या 50 बाहर के जो आपके गोरे लोग थे, सिपाहियों को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। मतलब एक बाग था, ठीक है, एक बाग था और उसमें एक दरवाजा लगा हुआ था। इस मात्र एक दरवाजे को क्या किया? रोक लिया गया, ठीक है, सभी लोग रोक लिए। तो अब उसको रोक लिया गया और निहत्थे जनता पर गोलियों का बौछार 10 मिनट तक किया। मतलब वो जो सभा का आयोजन किया गया था, जो मतलब सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जनता आई हुई थी, उस पर 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों ने मिलकर क्या किया? 10 मिनट तक गोलियों का बौछार किया। अब भाई जब 10 मिनट तक गोलियों का बौछार होगा तो कोई नहीं बच सकता है, ठीक है। 10 मिनट तक गोलियों का बौछार किया गया, हजारों लोग मारे गए, मतलब हजारों लोग मर गए और असंख्य लोग घायल हो गए, मतलब असंख्य जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उतने लोग घायल हो गए, ठीक है। हजारों लोग मर गए लेकिन असंख्य लोग घायल हो गए और इसी घटना को बच्चा पार्टी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक घटना था, ठीक है। ये आपका पंजाब में अमृतसर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आपको ये सारी चीजें याद रखना है, एक एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा आप लोग जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको पूरा बुक छाप देगा और उसको पढ़ता चला जाएगा, लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से छाट कर ढूंढ कर बता रहा हूं, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो लाइक करते रहो। तो ये हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है।
शबनिया अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप लोग समझ लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। शबनिया अवज्ञा आंदोलन के बारे में पहला पॉइंट समझो। ब्रिटिश राज में नमक के उत्पादन पर इन लोगों का अधिकार था। मतलब जो ब्रिटिश राज में, जब ब्रिटिशों का राज था अपने यहाँ, तो हुआ क्या कि नमक के उत्पादन, जो नमक का उत्पादन था ना, नमक का उत्पादन पर इन लोगों का राज था। मतलब ब्रिटिश लोगों का राज था, ठीक है। वो चाहे तो नमक दें और चाहे तो ना दें, तो ये था, मतलब शासन था, अधिकार था, ठीक है, ये सारी चीजें थी। और दूसरा पॉइंट है कि वह नमक पर बहुत अधिक कर लगाता था। मतलब इतना ज्यादा महंगा कर दिया कि खरीदना भी मुश्किल पड़ रहा था। तो वो क्या करता था, नमक पर बहुत ज्यादा कर लगाता था। अब नमक पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया तो फिर अगला पॉइंट समझो, इसके कारण नमक जो है ना बहुत ही महंगी बिकती थी। अब जो जिसके पास पैसे थे, जो राजा लोग थे, ठीक है, वो लोग तो खा सकते थे आराम से, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन जो मजदूर थे, ठीक है, मजदूर थे, किसान थे, ये लोग भाई कैसे नमक को खा सकते। अब ये जो मजदूर थे और किसान थे कैसे नमक को खा सकते हैं, जब इतना महंगा नमक हो गया, ठीक है। अब इतनी महंगी नमक जब बिकती थी तो नमक को केवल खाएं या फिर और सारे जो भोजन है उसको खाएं, ठीक है। तो अब आप लोग अगला पॉइंट समझो। गांधी जी के अंदर, यानी कि गांधी जी के नजर में क्या था, नमक, यानी कि इस गांधी जी के नजर में नमक सबके भोजन की जरूरत थी। देखो बिना नमक के भोजन अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो गांधी जी के नजर में क्या था, नमक सबके भोजन की जरूरत थी, चाहे वो खुद गांधी जी हो या फिर अमीर हो या फिर गरीब हो या किसान हो या मजदूर हो, सभी के लिए नमक जरूरत था भोजन के लिए। तो फिर हुआ क्या कि यहां अगला पॉइंट समझो, आम लोगों के लिए नमक महत्वपूर्ण है। मतलब आम लोगों की, जनता के लिए नमक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नमक पर कुछ ध्यान दिया गया और यहां आप लोग देखो क्या किया गया कि इसलिए गांधी जी ने गुजरात के डांडी, ठीक है, नमक तट पर नमक बनाकर, मतलब गुजरात के डांडी जो आपका नमक तट पर, नमक के तट जो आपका वहां नमक के तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा, ठीक है। यानी कि उसको कानून जो था उसको तोड़ दिया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब शबनिया अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह आंदोलन के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नमक सत्याग्रह आंदोलन या शबनिया अवज्ञा आंदोलन दोनों एक ही है। अब यहां से क्या हुआ, नमक का उत्पादन होने लगा और जो ब्रिटिश लोगों का नमक था उसको छोड़ दिया गया, और जब खुद उत्पादन करने लगे तो फिर नमक सस्ता हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा शबनिया अवज्ञा आंदोलन। काफी आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख सकते हो काफी आसान है भी, ठीक है। पूरा नमक के बारे में बात किया गया है। अब अगला देखो, गांधी इरविन समझौते का प्रभाव। मतलब गांधी इरविन समझौते का प्रभाव, ठीक है। तो यहां देखो शबनिया अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य, ठीक है, में 5 मार्च 1931, कब, 5 मार्च 1931, ठीक है, को गांधी जी यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ। मतलब गांधी इरविन समझौता हुआ, और इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। जो इरविन थे वो उस समय के भारत के कौन थे, वायसराय थे। और इसका प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। इसका जो प्रमुख प्रावधान है वो निम्नलिखित है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। कौन कौन से प्रावधान थे, पहला, शबनिया अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। जो शबनिया अवज्ञा आंदोलन है वो स्थगित कर दिया आएगा या ठीक जाएगा, ठीक है, कर दिया जाएगा। एंड सरकार अध्यादेशों व आपका मुकदमों को वापस ले लेगी, ठीक है, ले लिया जाएगा या फिर ले लेगी, ठीक है। एंड यहां तीसरा पॉइंट है, शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकान पर धरना देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ओके, ये हमारा है पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। एंड यहां पांचवा पॉइंट है, कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। ये हमारा है जो आपका गांधी इरविन समझौता का प्रावधान, ठीक है, प्रावधान था। ये कुछ 5 पॉइंट थे। अब ये आप लोगों का लास्ट पॉइंट है, जो कि सामूहिक अपनेपन का भाव। मतलब सामूहिक अपनेपन का भाव, मतलब अपने अंदर सामूहिकपन का भाव कैसे आया, सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे आया। जैसे यहां देखो, पहला, सामूहिक अपनेपन का भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुआ। इतनी सारे आंदोलन, इतने सारे संघर्ष किए गए, तब अपनेपन का भावना आया कि ये सारे अपने हैं, ठीक है, अपनेपन का भावना आया, ठीक है। इतने सारे संघर्ष, इतने सारे आंदोलन और बहुत सारी चीजों को करने के बाद।
और यहां देखो इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने, यानी कि सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। इन सभी ने जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। एंड यहां आप लोगों का पॉइंट है लास्ट कि 1921 तक, ठीक है, 1921 तक गांधी जी ने स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया था और यह एक तिरंगा लाल, हरा और सफेद रंग का था जिसके मध्य में गांधीवादी चरखा लगा हुआ था। अब तो कुछ चेंजेस कर दिया गया है, जैसे यहाँ अशोक चिन्ह लगा दिया गया है, कुछ कलर में भी चेंजेस झंडे में किया गया है। तो ये हमारा सामूहिक अपनेपन का भाव। बस आप लोगों का जो भारत में राष्ट्रवाद है, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस इतना ही आप लोगों को तैयार करना है जो आपका भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। देखो आप लोग यहाँ काफी अच्छे से पढ़ सकते हो, काफी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हम लोग मिलेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट अगले चैप्टर में, ठीक है, जो आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। लेकिन अगर आप इससे पहले पहला चैप्टर नहीं देखे हो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर देखना। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।